हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर इंग्लिश। ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बहुत से बच्चों के दिमाग में बहुत बहुत डर है। मैंने स्टार्ट किया कि मेरे चैनल का नाम क्या है, इम्परफेक्ट बैंकर। उसमें मैंने ऐसा किया है कि आई एम परफेक्ट बैंकर। अब देखो, मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, नहीं है, टिल आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इंग्लिश। मैं ट्राई करता हूँ कि इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करूँ। इतना ज्यादा अच्छा इंग्लिश नहीं है मेरा, मुझे पता है। आप प्लीज इस वीडियो में मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इम्परफेक्ट बैंकर का मतलब क्या है? इम्परफेक्ट यानी कि एग्जाम क्लियर करने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं है। ये मेरा मोटिव था। आई, और इसमें मैंने डाला है कि आई एम परफेक्ट टिल मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। आई विल फाइंड द वेज टू क्लियर दिस एग्जाम। मैं आई विल, गलत है सही है आप ही देखो। इंग्लिश आपको सुधारना है, मेरा तो एग्जाम क्लियर हो गया है। अब देखो, ऐसा मैं बोलता था आई विल यानी कि मैं करूंगा ट्राई। देखो, आई कैन होगा, आई विल होगा, आप ही देखो, जो है वो है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक दिन में सुधारा नहीं जा सकता। आपके सामने तीन सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। सच बताना खुद से, मैं बोला वो पहले ही बोलो कि आप मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी जो जो गलतियां होती थी वो आपकी भी हो रही है, वो मुझे पता है। आपका रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग को ही मैक्स टाइम दे रहे हो। आपका अगर क्वांट स्ट्रांग है तो क्वांट को ही ज्यादा टाइम दे रहे हो। और अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश के लिए ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो, या आप इंग्लिश के लिए थोड़े दिन तक ट्राई कर रहे हो और बीच में छोड़ दे रहे हो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, एक मंथ या 2 मंथ में नहीं सीखी जा सकती। अब देखो, सुबह सुबह मेरी सिस्टर है, वो भी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही है। मैंने मॉर्निंग को उसको कॉल किया था कि मुझे बच्चों को गाइड करना है रिगार्डिंग टू इंग्लिश, मैं क्या करूं। वो बोल रही है कि मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तेरा भी इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो कैसे करेंगे हमें। अब वो बोले कि तुझे जो पता है, तूने जिस तरीके से इंग्लिश को टैकल किया वो बताने की कोशिश कर। एंड मैं बता रहा हूँ कि उसका आरआरबी क्लर्क निकला है, आरआरबी पीओ निकला है, आईबीपीएस क्लर्क निकला है, मैक्स एग्जाम निकलेंगे, और इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। मेरा भी ऐसे एग्जाम निकलता था लास्ट 2022 में, और मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। यानी कि इंग्लिश अच्छा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इंग्लिश अच्छा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो इंग्लिश के बारे में नॉलेज देने वाला है, उसका आईबीपीएस पीओ प्री में कितना स्कोर था, ये आप देखेंगे। देखो, हंसना नहीं है, जो सिखाने वाला है उसका भी स्कोर ऐसा हो सकता है। देखो कितना स्कोर था, मुझे ही हंसी आ रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं और ये क्या, 13.75। आईबीपीएस पीओ 2022। ये मेरा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो देखना है वो देख लो। अरे 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 अरे, सब कुछ गया। हम्म। अब देखो कितना है इंग्लिश में स्कोर, 13.75। अब देखो यहाँ मेरा टोटल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि आप एग्जाम क्लियर करने के लिए वेज फाइंड करो। यहाँ क्वांट में देखो कितने मार्क्स है, 21.50। 13.75, हमारा क्वांट तो अच्छा है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। और इंग्लिश रीजनिंग में कितना है, 32। अब देखो 32, सॉरी 21 प्लस 13, 34, 34 प्लस 32, 66, और 66 प्लस ये 167.25। मेरा स्कोर कितना था, 67.25। और कट ऑफ कितना, कितने का गया था इसका, अगर टैली करोगे तो यहाँ मेरा वीडियो आता है इसलिए वो दिखता नहीं है। तो कट ऑफ गया था 49.75। कितना अबव था, आप देख रहे हैं, इतना अबव था। यानी कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, पहले मैं यही बताता हूँ कि
अगर आप एग्जाम को ऐसा टैकल करने की कोशिश करोगे कि मेरा ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, मेरा नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपको ये करना है कि वे फाइंड करो, इंग्लिश को इतना ठीक ठीक करो कि हाँ इंग्लिश में इतना मार्क्स आ जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, जैसे कि मेरा एग्जाम निकल पाए। अब दूसरा चीज ऐसा है कि आप ऐसा सोचोगे कि इसका इंग्लिश गंदा है, ये क्या हमें सिखाएगा कि ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर यही स्कोर दिखाया है आपको। आप मेरे सभी स्कोर कार्ड देखो, मेरा इंग्लिश में स्कोर अच्छा आया है, यानी कि इतना बुरा भी नहीं, टॉप लेवल का भी नहीं, लेकिन एक एवरेज स्कोर जो होता है 18, 20, 22, 23। नेक्स्ट देखो, ये मेरा है आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर उसी साल का। मेरा इंग्लिश में स्कोर देखो, 23.25 आउट ऑफ कितना, 40। अब जज करो, इतनी भी जल्दी जज नहीं करना है। अब देखो, इंग्लिश ऐसा ही है, इंग्लिश वेरी करता है। मेंस में मुझे 40 में से इतना स्कोर आया, ये स्कोर ज्यादा होता है मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको भी पता होगा अगर आपने मेंस लेवल एग्जाम दिए, ये स्कोर अच्छा होता है। मेरा एक्चुअली निकल आईबीपीएस पीओ का मेंस निकला था, लेकिन इंटरव्यू में मैं फेल हो गया था क्योंकि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, ये मैं दिखाऊंगा एक दिन। अब मेरा पर्पज इंग्लिश के बारे में बोलना है, और आपको पहले ये बताना है कि स्ट्रैटेजी के पहले ये बातें सुनो कि ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश का स्कोर वेरी करता है, और आपका नहीं करता। जो पास हो गए उसका भी करता है, जो फेल हो गए उसका भी करता है। मेरा ऐसा था कि अब इससे तो आपको समझ में आया होगा कि क्वांट में आपने सोचा होगा कि ये इसका स्कोर 13.75 आया है आउट ऑफ 30, और ये क्या सिखाएगा, लेकिन इसका मेंस में स्कोर तो 23.25 आया है, तो इसको इंग्लिश अच्छा आता है। अगर मैं सिर्फ मेंस का स्कोर दिखा था, तो आपको क्या लगता है इसका इंग्लिश अच्छा है? तो आगे चलो, योर माइंडसेट। मेरा क्या कहना है, आपका माइंडसेट मैटर करेगा कि आप एग्जाम पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। मेरा मॉक कितना भी गंदा जाए, मेरा इंग्लिश कितना भी गंदा हो, मैं जब एग्जाम हॉल में जाता हूँ तो मैं 101% पॉजिटिव रहता हूँ। मैं ये देखो, क्या चाहिए आपको, ये जो मैंने लिखा है ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैं एग्जाम हॉल में 101% पॉजिटिव रहता हूँ। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि मैं जब प्रिपरेशन करता था, उस टाइम में मैं भी सर्च करता था कि हाउ टू क्लियर एग्जाम इन 6 मंथ, 8 मंथ, या फर्स्ट अटेम्प्ट 1 ईयर। तो मैंने वो सर्च किया था, और मैं वो एक एक वीडियो था, उसके ऊपर कभी क्लिक नहीं किया मैंने, और वहां मुझे दिख रहा था कि टोटल 1 लाख व्यूज है। 2 साल पहले बोल रहा हूँ, 1 लाख। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, 1 लाख व्यूज है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आज ये वीडियो बनाने से पहले मुझे वो दिमाग में आया कि हाँ ऐसा कुछ तो था, तो मैंने सर्च किया, और मैंने फिर देखा, एक बंदे का वीडियो है, उसका नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं गया, क्यों नहीं गया बताता हूँ। उसका वीडियो का टाइटल क्या है मालूम है, हाउ आई क्लियर्ड एग्जाम इन 3 to 4 months। अब देखो, नोटिफिकेशन, एग्जाम का प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, कम से कम इस फेज में 6 मंथ लगते हैं। तब उसने कैसे क्लियर किया होगा एग्जाम 3 to 4 मंथ में? इस वीडियो को अब मैंने देखा कि 4 लाख से ऊपर व्यूज है। अब मैं जब कंपटीशन करता हूं, तो अगर बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें बोला है कि हाउ आई क्लियर्ड एग्जाम इन 3 to 4 मंथ्स, अगर 3 to 4 मंथ्स में हमारा प्री मेंस का रिजल्ट लग के हमारे हाथ में नौकरी नहीं आती, तो हाउ ही क्लियर्ड एग्जाम इन 3 to 4 मंथ्स, आप बताओ। एंड अगर ये मेरी कंपटीशन है, तो मैं इनके आगे हूं भाई। मेरा माइंडसेट ये रहता था कि अगर ये वाले बच्चे मेरे कंपटीशन है जो देख रहे हैं कि 3-4 मंथ में एग्जाम कैसे क्लियर किया, तो मुझे तो पता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी पेपर नहीं निकल रहा है, कैसे हो सकता है? अगर वो बता भी रहा है कि मैंने 3-4 मंथ में एग्जाम क्लियर किया, ये तो झूठी है।
99%, यानी कि वो अलग बता रहा है, कुछ तो अलग बता रहा है, ये तो कंप्लीट सही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, अगर किसी ने सेकंड अटेम्प्ट में किया है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट का ही बोल रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तो प्लीज ऐसा मत समझो कि उसने पहले पढ़ाई नहीं किया था। उसने पहले दूसरे कौन से भी एग्जाम का प्रिपरेशन किया है भाई। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, दूसरे कौन से तो एग्जाम का प्रिपरेशन किया है। वो उसके एकेडमिक्स में पहले से ही अच्छा है, उसका इंग्लिश अच्छा है, कुछ तो प्लस पॉइंट है उसमें, इसलिए उसका हुआ है। हम अगर नॉर्मल बच्चों की, यानी कि मेरे जैसे नॉर्मल बच्चों की अगर बात की जाए तो 1-2 साल लगते हैं, सबको टाइम लगता है, सबका इंग्लिश, बहुत बच्चों का इंग्लिश गंदा होता है, इतनी जल्दी नहीं सुधारा जा सकता। ये बात को पहले समझो। अब स्ट्रैटेजी के ऊपर जाते हैं हम, लेकिन ये पहले माइंडसेट ये आपका गलत है। अब देखो 13 था आप मेरे सभी स्कोर कार्ड देखो, सभी स्कोर कार्ड में आपको दिखेगा कि मेरा इंग्लिश में मार्क्स अच्छा है। मेरे जो साथ पढ़ते थे, एक लड़की थी, उसका इंग्लिश मीडियम से सब कुछ ये हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स मेरे थे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे थे, यानी कि मेरे मार्क्स 25-26 थे। अच्छे यानी कि मैं एवरेज में अच्छे बोल रहा हूँ, यही सच्चाई है। कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो दूसरा पॉइंट कि स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंग्लिश फिर से एक बार 2-3 मंथ या 1 मंथ में सुधारा नहीं जा सकता। जितना टाइम रीजनिंग क्वांट एंड क्वांट को दे रहे हो, उतना अगर टाइम इंग्लिश को दिया तो इंग्लिश अच्छा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, मैं खुद मॉर्निंग 8 AM टू 8 PM वर्किंग था, यानी कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहा था, बैंकिंग के रिलेटेड ही। तो मुझे उसके बारे में, एग्जाम के बारे में तो रेगुलर पता ही रहता था, लेकिन मेरा वर्किंग आवर्स 8 AM टू 8 PM था। उसके बाद भी मैंने प्रिपरेशन किया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इंग्लिश को इतना भी ज्यादा टाइम दूं। मैं टाइम देने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं होता था मेरे से। ऐसा होता था कि इतना कर रहा हूँ लेकिन स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने फाइंड किया वे। मेरा जैसे मैंने दिखाया कि 67 स्कोर आया था, 49 का कट ऑफ है। 67 बहुत होता है, मुझे पता है कि 50 आता है स्कोर बच्चों का, 51 आता है, 67 अच्छा स्कोर है। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैंने इतना टाइम काम करने के बाद भी एग्जाम क्लियर किया, इंग्लिश को भी टैकल किया। मैं मेरी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा, आपको क्या करना है। अब देखो एक मैडम है निमिषा बंसल जी, उनका आप वीडियोस देख सकते हो। वो तो मैं बताऊंगा कि हाँ उनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता था। अब देखते हैं हम। पहले जैसे कि उनका एक परफेक्शन नाम का बुक है, अगर वो बुक मैंने परचेस किया है, ऐसा कौन सा भी बुक हो जिसमें पैसेजेस हो, वैसा पैसेजेस वाला बुक एक खरीदना। वो बुक मैंने जो जो किया था वो बताऊंगा मैं। वो बुक एक खरीदना, उसमें से एक पैसेज लेना और वो पैसेज को पढ़ना है। और पैसेज में जो जो भी वर्ड्स आते हैं उसको वहां से राइट डाउन करना है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ जैसे कि इकोनॉमिक एडिटोरियल निकाला है मैंने, यहाँ है एडिटोरियल। यहाँ मैं गया इसके अंदर, द न्यू डिस्पोजेबल सस्टेनेबिलिटी बर्डन। मुझे एक्चुअली मेरा इंग्लिश सच में इतना अच्छा नहीं है, गलतियां हो सकती है, आप संभाल लो भाई। और मैंने 1-1.5 साल से ये बैंकिंग का इंग्लिश का तो देखना बंद किया है। अब देखो ये वाला एडिटोरियल है, एडिटोरियल, the technology industry is particularly prone to shortening product life cycles on account of। अब देखो ये अकाउंट ऑफ होता है ना, वो कुछ तो फ्रेज होता है, तो आपको ये वाला देखना है कि अकाउंट ऑफ क्या होता है। अब मुझे क्या कहना है, मुझे, अब देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट, मैं इसमें से थोड़ा सा पैरा लेता हूँ। तो यहाँ ये हमारे सामने है, देखो मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया जो आपके सामने होगा बुक में आपके। मैं ऐसे एक बुक लिया था, उसमें मैंने ऐसे पैराग्राफ 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 में मैंने कंप्लीट वो बुक खराब कर दिया था। आपको भी वो बुक कंप्लीट खराब करना है। कैसा होता है, एक एक चीज होती है जैसे कि आप वर्ड्स मॉक देते हो, या डेली में 10 वर्ड्स लिखता हो, डेली में 10 वर्ड्स रीड करता हो और रटने की कोशिश करता हूँ, तो नहीं होता। मुझे पता है कि मैंने जो पहला पैसेज पढ़ा था उसका पहला सेंटेंस था,
द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन रिसेशन। अब इज इन होता था या नहीं था पता नहीं। रिसेशन, और रिसेशन को मैंने पहला अंडरलाइन किया था। रिसेशन को पहला अंडरलाइन किया था, और रिसेशन का मतलब मंदी। मुझे नहीं पता था कि रिसेशन का मतलब ऐसा ऐसा है। अब देखो कि मैंने जब ये वाला स्ट्रेटजी स्टार्ट किया था, उसका पहला सेंटेंस भी मुझे पता है कि ऐसे 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 मैंने पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन, और रिसेशन में है। और उस सेंटेंस को मैंने, अगर ये वाला रिसेशन वर्ड है तो यहां लिखा था कि मंदी, यानी कि इसका मतलब ऐसे ऐसे होता है। उसका सिनोनिम एंटोनिम जो है, लेकिन उसका मतलब मैंने जान लिया था, तो वो सेंटेंस का मतलब मुझे समझ में आया था कि हाँ, ये क्या कहना है। फिर क्या होता है, एक कंप्लीट पैराग्राफ अगर मैंने ऐसे लिखा, और अब देखो यहां तक तो सेंटेंस खत्म है, यहां से देखो, दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर बायर्स लूज निगोशिएटिंग। अब देखो अगर यहां तक आए और निगोशिएशन का मतलब पता नहीं है, निगोशिएशन मीन्स वाटाघाटी। अब वाटाघाटी मराठी हो जाएगा आई थिंक। निगोशिएशन मीन्स, आप देखो एक बार, निगोशिएशन का मतलब आपको पता नहीं है। अब यहाँ निगोशिएशन के यहाँ हमने ऐसा अंडरलाइन किया और यहाँ लिखा उसका मतलब। फिर गया, पावर इन द मार्केट इवन एज दे आर बाइंग मच मोर देन दे वेयर अर्लियर, यानी कि वो बाय कर रहे हैं, पहले जितना बाय कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा। इससे कुछ बोला जा रहा है, दे हैव एक्सेप्टेड। अब देखो मैं ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, तो मुझे पता था कि हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी कि यहाँ कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये कहाँ से इंप्रूव हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा मॉक से इंप्रूव हुआ था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो ए पैसेज और मॉक, मॉक मैक्स एनालिसिस, और मॉक का इतना अच्छे से एनालिसिस कि उसमें घुसना है और उससे देखना है कि मैं क्या क्या दिमाग में रख सकता हूँ, क्या क्या दिमाग में रख सकता हूँ। आप मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहां तक आए, दे हैव एक्सेप्टेड। अब क्या लिखा है रे, अब देखो ये मुझे नहीं पता। अब सॉल्व, क्या लिखा है रे, ABSOLE। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, ABSOLES। हाँ यहाँ आया उसका मीनिंग। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यहाँ ऐसा दिया है, मीनिंग इन मराठी डालूंगा मेरी भाषा में। कालांतराने मालमत्तेचे मूल्य कमी होऊन, ओके ओके ओके। अब इसका मीनिंग इंग्लिश में डालूंगा, इंग्लिश मीनिंग क्या क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोल्यूट और आउटडेटेड एंड लो। अब देखो इसका मतलब मुझे समझ में आया, क्या इसका मतलब है, दे हैव एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ वे ऑफ लाइफ। अब इसकी वैल्यू जैसे जैसे लाइफ खत्म हो रही है वैसे वैसे कम हो रही है। जैसे कि मैंने वीडियो, जैसे कि मैं इसके ऊपर यानी कि अब देखो, मैं एक बाइक लेने वाला हूँ, बाइक शोरूम से बाहर आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि एक चीज होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अब ये वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखो, एक बार आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ मैं क्या करूंगा, ये वाला वर्ड यहाँ से यहाँ ऐसे करूंगा और इसका मतलब लिख लूंगा, यहाँ से ये वाला वर्ड ऐसे करूंगा और यहाँ इसका मतलब लिख लूंगा, यहाँ से ये ऐसे करूंगा और इसका मतलब लिख लूंगा। अब ये पैसेज मेरे सामने है, मैं यही करता था, ये पैसेज मेरे सामने है और ये पैसेज मुझे कंप्लीट समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हुआ, मैं आगे आगे गया तो ए वर्ड यहाँ भी आया, तो ये वर्ड आपको दूसरे पैसेज में भी आ सकता है। ऐसे ही आपकी वोकेबलरी सुधरेगी, वोकेबलरी अच्छी होगी। और यहाँ अगर आपने ऐसे सभी जगह ऐसे लिख लिया है कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हाँ यहाँ सोचा कि हैव के बाद ईडी आया, फिर विथिन अ आया, ऐसे अगर आप सोचते गए तो क्या होगा, एट द एंड ये पैसेज आपने सुबह पढ़ा, उसके बाद दोपहर को एक बार देखा, और उसको उसके बाद शाम को एक बार देखा। सिर्फ मैं यही करता था, 10 10 पहले इसको ज्यादा टाइम देता था, इतना ही छोटा पैसेज लेता था, उसको पढ़ता था, उसमें से ही मेरे ज्यादा वर्ड्स आते थे, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। उसमें से वर्ड मैं लिखता था वहां पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको मैं
उस सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते उसको अंडरस्टैंड, वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी, यानी कि वो आर्थिक मंदी में है, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वो दिमाग में रखने की कोशिश करता था इस पैरा का मतलब क्या है। और आपको पता होगा कि हमारा बैंकिंग का इंग्लिश मैक्सिमम मतलब के ऊपर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होनी चाहिए, तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहला है ये वाला तरीका, जिससे मैंने मेरी वोकैबुलरी अच्छी करने की कोशिश की। वो थोड़ी बहुत अच्छी हुई, कंप्लीट अच्छी नहीं हुई थी, मे भी इतना ज्यादा स्कोर नहीं आता था, लेकिन ये मेरा पहला तरीका था। आप इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, मैक्स यानी कि मिनिमम 3 4 5 मंथ आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। आई गारंटी कि आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला ये था। दूसरा तरीका, दूसरा ये था कि मैं मॉक में जाता था। अभी आईबीपीएस कौन सा है रे, टेस्ट सीरीज। मैं क्या करता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं ऐसा ग्रामर के रूल, ये रूल वो रूल इतने ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन मॉक का एनालिसिस और उसके नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, फिर वो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना। एक मॉक को देखो, मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश का अगर इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो एक मॉक सुबह दो, और उसी मॉक को 2 3 बार देखो। इंग्लिश का एक एक मॉक आपका रटा होना चाहिए कि हाँ, अगर ये एरर आया तो इसके बाद यही आता है, इसके बाद ये नहीं होना चाहिए ऐसे। गो टू द टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर को देना मैं प्रेफर करता हूँ। देखो ये पहला पेपर दिया है मैंने ही दिया होगा। उसको देखते हैं, उसमें से इंग्लिश देखने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में मेरा स्कोर कितना आया था रे, 20 करेक्ट है, 5 रॉन्ग है, इसका मतलब 18 पॉइंट। एनालिसिस, मेरा परसेंटाइल तो अच्छा आया था, 18.75 आया था, देखो स्कोर कब दिया है अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। अब देखो मैं आया इंग्लिश के ऊपर। मैं क्या करता था, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन और अच्छे से कोशिश करो कि एक एक मार्क्स बढ़ाओ। अब मेरा स्कोर 13 आके भी मैंने एग्जाम क्लियर किया था। आपका अगर स्कोर 8 आ रहा है तो 10 को टारगेट करो, 10 आ रहा है तो 12 को टारगेट करो, 12 आ रहा है तो 14 को टारगेट करो। ऐसे धीरे 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 टारगेट करके आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ के दिया है कॉलम 1 कॉलम 2, एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल अलाइव यू विल डेफिनेटली। अब मैं सोचता था कि हाँ, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। अब देखो, अब ऐसा हो सकता है, 99% ऐसा हो सकता है कि ये सॉल्व करते टाइम मैंने सही किया है, जो जो सही किया है वो मैं आज गलत कर सकता हूँ, और जो गलत किया है वो आज सही कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो इसका यानी कि इसका रिवीजन नहीं किया। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम का प्रिपरेशन मेरा अब चलता होता, तो ये वाला मॉक मुझे रटा हुआ होता। ये वाला मॉक मैंने कम से कम सुबह, दोपहर और शाम ऐसा 3 बार देखा होता। उसके बाद दूसरा ट्रिक होता था मेरा, ये भी अभी जब बोल रहा हूँ अभी समझ लो। 5 दिन 5 मॉक देता था। सुबह मॉक देना है सेक्शनल, सेक्शनल सुबह दी, दोपहर को वही देखी, शाम को वही देखी, फिर दूसरे दिन दी वही देखी, यानी कि 5 मॉक दी। 5 मॉक को मैंने कितनी बार देखा है, 3 3 बार देखा है। और सैटरडे और संडे को वो पांचों मॉक फिर से एक बार देखा। आपके वर्ड्स आपके दिमाग में बैठेंगे, आपके रूल्स आपके दिमाग में बैठेंगे, आपको मॉक मॉक रटी हुई दिखेगी कि हाँ, ये तो हो रहा है, मेरे से हो रहा है। धीरे धीरे 1 या 2 या 4 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, इसको 1 2 3 4 मंथ दो। आज नहीं तो कल इसका अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। अब देखो, एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल अलाइव यू विल डेफिनेटली। आप अब देखो, एज लॉन्ग एज यू आर स्टिल अलाइव यू विल डेफिनेटली इनकाउंटर द गुड थिंग्स इन लाइफ। हाँ, यही ये हो सकता है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आ सकती है। अब देखो आगे, डेफिनेटली अनडाउटेबली, डेफिनेटली अनडाउटेबली वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। डेफिनेटली टेम्परामेंटल सिमिलरिटीज बिटवीन द ब्रदर ब्रदर, अब ब्रदर का यहाँ कुछ भी नहीं, यानी कि ए और पी कनेक्ट हो रहा है।
अच्छे से। अब देखो एपी कौन से इसमें एपी यहाँ है, एपी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं कि ये आंसर हो सकता है, मैं तो ऐसे ही देता था आंसर। अब देखो सी और क्यू को कनेक्ट करने की कोशिश एक बार करूंगा और आंसर दे दूंगा। फेन बिल ओपन हिज ऑफिस डोर एंड एन फेल onto his floor. He knew undoubtedly she had been ऑन हिज मीटिंग। ऑफिस का बोला है, मीटिंग के बारे में बोला है। शी ऐसा यहाँ शी हैड बीन व्हेन बिल ओपन हिज ऑफिस डोर एंड यहाँ सी के बारे में ही बोला है। अब देखो सी एंड क्यू कनेक्ट होगा, ये आंसर होगा। एपी तो 100% श्योर था, सी क्यू नहीं था, और एपी दो बार रिपीट नहीं हुआ था, तो मैंने ए आंसर कर दिया। एग्जाम में भी मैं ऐसे ही आंसर करता था, मैं 101% कभी श्योर नहीं रहता था, लेकिन हमें आंसर करना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे ऊपर। अब दूसरा देखो, इफ टेकिंग अ टैक्सी कॉस्ट्स टू मच यू कैन अल्टरनेटिवली हेडेड टू द पार्क फॉर आवर लॉन्ग अवेटेड पिकनिक। ये तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। अल्टरनेटिवली यूज उबर विच में बी चीपर, ये कनेक्ट हो रहा है। अल्टरनेटिवली ऑलमोस्ट ये बोलते टाइम ही कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फ्लो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेकिंग अ टैक्सी कॉस्ट टू मच यू कैन अल्टरनेटिवली, ऑलमोस्ट नहीं हो सकता। अल्टरनेटिवली यूज उबर, ए क्यू हो रहा है। अब ए क्यू दो बार है क्या, नन ऑफ दिस हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दिस को छोड़ दो, ए क्यू आंसर हो सकता है, हो सकता है। अब सीपी भी हम चेक कर सकते थे। Though we saw the clouds looming overhead, we nonetheless headed to the park for our long-awaited picnic. वैसे ऐसे आगे बढ़ना है। अब एक पैसेज आएगा, पैसेज में आपको, अब देखो ये वाले वर्ड्स जो है मुझे नहीं पता है, आपको ऐसे पता करने हैं। अब देखो इस वर्ड्स को पता किया, इस पैसेज को, यही पैसेज को आपने एक पेज पे ले लिया, उसका अगर जेरोक्स निकाला, जेरोक्स पूना मुंबई अच्छे सिटी में रह रहे हो तो 1 रुपीज में मिलता है। ये पैसेज को ऐसे मैंने जैसे बताया वैसे लिख लिया, तो ये वाला पैसेज आपको एक बार अंडरस्टैंड हो गया। उसी पैसेज को आपने दोपहर को देखा, उसी पैसेज को आपने शाम को देखा, उसी पैसेज को सैटरडे संडे में एक बार देखा। एक पैसेज आप बोलोगे कि यही काम है क्या मुझे, भाई यही काम है हमारा। अगर सुधारना है इंग्लिश तो ये करना पड़ेगा, और ये करने के लिए एक पैसेज को आप पहली बार देखते हो तो उसको अगर 10 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है, दूसरी टाइम 10 मिनट लगेंगे, तीसरी टाइम 5 मिनट लगेंगे, और चौथी टाइम ये वाला पैसेज आप 2-3 मिनट में ही रीड कर पाओगे और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। यही तरीका होगा आपका इंग्लिश सुधारने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने इसे ही किया था। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा मैं स्किप करता हूँ, एग्जाम में थोड़ा सा आगे बढ़ के नहीं करता भी हूँ। जो जो सेंटेंस, जो जो वर्ड्स मुझे समझ में आ रहा है उसको लेकर, लेकिन आगे बढ़ो। देखो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां तक सही जा रहा है। एंड ही हैज इन्फॉर्म्ड मी about him visited to the beautiful city। about him, यहाँ देखो सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ देखो सी सही है, सी वाला। अब देखो यहाँ क्या सही था। इन द पार्ट सी ऑफ द गिवन सेंटेंस यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हिम, ग्रामेटिकल हीज, हिम नहीं होना चाहिए था, हीज होना चाहिए था। अबाउट हिज विजिट टू द, हिम विजिट नहीं होता, हिज विजिट टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ हैज इन्फॉर्म्ड, वहां वहां गए थे हम, यहाँ यहाँ कुछ तो हैव था ना, हैव एक्सेप्टेड, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज इन्फॉर्म्ड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने कनेक्ट किया, समझ में आया क्या किया मैंने कनेक्ट किया चीजों को कि यस, हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ऐसे मैंने देखा था, एक्चुअल में ये सही है गलत है, मैंने बहुत दिनों से रूल नहीं देखे, मैं इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हूँ एग्जाम को, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, आपको भी यही करना है तो हो जाएगा। आगे जाओ। चैट जीपीटी इज डूइंग वंडर्स बट द आउटडेटेड इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस, ये मैंने पढ़ा है इसके पहले।
कि इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही प्लूरल होती है, इंफॉर्मेशंस ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वाला गारंटीड श्योरली इसका आंसर बी होगा। समझ में आया? Outdated, but the outdated information provided by its free version is creating is plus v1 plus ing, is plus v1 plus ing। यहाँ अब ये देखूंगा, इसको समझने की कोशिश करूंगा, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको समझने की कोशिश करूंगा, इसको रिपीट करूंगा तो हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ो, एरर डिटेक्शन इतना पढ़ो, ये इतना पढ़ो, ये करना चाहिए, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं। बता रहा हूँ कि एक्चुअल मॉक दो, मॉक में देखो कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कैसे सुधारा जा सकता है। मैं ऐसे ही करता था। मिलियंस, अभी एक तो गलत हुआ था मेरा, मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई वेयर टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखो ये वाला गलत हुआ था मेरा, अब मैं मॉक दे रहा हूँ और ये वाला गलत हो गया। मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा और सॉल्यूशन देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना चाहता है। वेट वेट वेट, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब देखो, इन पार्ट बी ऑफ अ गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ अ वर्ड ईच अदर इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट when the action is happening between two parties or a person, then we use each other, more than two, one another। अब ये दिमाग में बैठ गया कि दो लोगों में बात हो रही है तो ईच अदर यूज करते हैं, और मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्काई बहुत लोगों में बात होती है तो क्या होता है, वन अनदर यूज होता है। तो ये मैंने सुबह पढ़ा, फिर मैंने दोपहर को एक बार देखा, उसके बाद शाम को चाय पीते टाइम दोस्तों को बताया, तुझे पता है क्या ईच अदर कब होता है, वन 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 अदर कब होता है, वन अनदर कब होता है। उसको भी बोला, उसको भी समझ में आया, लेकिन उसको समझ में आते टाइम मुझे समझ में आया कि मुझे क्या समझना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या कहना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन किया है। आपको क्या क्या करना है लास्ट में मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। पहला, जो एक एक पैसेज लो, उसको वर्ड्स उसके लिखो, आपके पैसेजेस अच्छे होंगे, उसके बाद आपकी वर्ड्स वोकेबलरी बढ़ेगी। दूसरा, मॉक को सुबह दो, उसी मॉक को दोपहर को देखो, उसी मॉक को शाम को देखो, शाम को देखोगे दोपहर को देखोगे टाइम कम लगेगा, सुबह ज्यादा लगेगा। उसके बाद दूसरा, वही मॉक को सैटरडे संडे देना है। 5 मॉक, 30 क्वेश्चन, 30 × 5, 150, 150 क्वेश्चन का रिपीटेशन, उसमें इतने सारे एरर डिटेक्शन, इतने सारे पैरा जंबल। इंग्लिश धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो, आई गारंटी कि आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको जो भी मैंने ये बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गई है। इंग्लिश एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन मॉक एग्जाम में जाते टाइम आपको कॉन्फिडेंस से जाना पड़ेगा तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। 13 मार्क्स भी एग्जाम्स में लिए तो भी 67 मार्क्स IBPS PO में आ सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप समझ लो। एंड हाउ टू क्लियर एग्जाम इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये वाला देखना बंद करो। रील्स वाले जमाने में थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करने की कोशिश करो प्लीज। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।